दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि मुंबई से है, जिसमें फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर आयकर विभाग की रेड। जी हाँ, आपको बता दें कि आयकर विभाग ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, विकास बहल और अभिनेत्री तापसी पन्नू के मुंबई स्थित घर पर छापा मारा है। मुंबई में इन कलाकारों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। मंगलवार सुबह की इनके ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है और तलाशी ले रही है। कई दूसरे लोगों के ठिकानों पर भी रेड की गई है। आपको बता दें कि विभाग का छापा क्यों पड़ा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अनुराग कश्यप और विकास बहल के प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स में कथित तौर पर आयकर की चोरी से जुड़े मामले में ये रेड हुई है। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल के अलावा और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग ने टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान चलाने वाले मंधु मंतेना के घर और दफ्तर में भी रेड की है। मुंबई और पुणे में फैंटम फिल्म्स और क्वान से जुड़े करीब 22 स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जिसमें अनुराग और तापसी के बचाव में आए उद्धव के मंत्री, कहा यह आवाज दबाने का नया तरीका। जी हां, हम बात करें कि बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर कल आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है, जिसके बाद उनके बचाव में अब उद्धव सरकार के मंत्री मैदान में सामने आए हैं। कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान ने दोनों के खिलाफ आईटी की रेड को मोदी सरकार की बदले की भावना के तहत कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल रोज का ऐसा मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भूमिका रखता है उस पर दबाव बनाने का ये एक जरिया है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे। उन्हें दबाने के लिए सरकार की तरफ से आईटी की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि जो लोग मोदी सरकार के पक्ष अपना बयान देते हैं वो उनके लिए महान है और जो खिलाफ बोलते हैं वो देशद्रोही। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से बदले की भावना से काम हो रहा है उसे साफ पता चलता है कि डेमोक्रेसी नहीं बची है। मुंबई में फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू की संपत्तियों पर उनके घर आयकर विभाग की छापेमारी की गई कार्रवाई को अंजाम दे रही है। खबर के अनुसार अनुराग और विकास बहल के प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स में कथित तौर पर आयकर की चोरी से जुड़े मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि त्रिपुरा की राजधानी कहां है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं। जी हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब्दुल्ला के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार की राय से भिन्न विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। जी आपको बता दें कि याचिकाकर्ता रजत शर्मा और नेह श्रीवास्तव ने धारा 370 को भंग करने के लिए केंद्र सरकार के 2019 के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख की टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट के आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की थी। फारूक अब्दुल्ला पर आरोप था कि 2020 में एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि चीन इसके समर्थन और संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल करने में मदद करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात से इनकार किया कि उनके नेता ने कभी भी अनुच्छेद 370 को चीन की मदद से बहाल करने की मांग की है। वहीं खुद अब्दुल्ला ने भी इन आरोप को गलत ठहराया था। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जिसमें दहेज मांगे जाने से तंग आकर खुदकुशी करने वाली आयशा पर ओवैसी का बयान हुआ वायरल। लोग बोले दिल जीत लिया।
जी हम बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद की आयशा नाम की महिला ने हाल ही में साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जान देने से ठीक पहले आयशा ने अपना एक वीडियो बनाते हुए बताया था कि कैसे उसे पति और ससुराल के लोग दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, जिसके चलते वो जिंदगी खत्म कर रही हैं। आयशा का ये आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। आयशा की मौत को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने इस पूरे मामले पर जो बयान दिया है वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इसे सोशल मीडिया पर काफी शेयर भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में आयशा की मौत का जिक्र करते हुए कहा, अहमदाबाद से एक बच्ची का वीडियो आया है जिसने खुदकुशी कर ली। ये बहुत दर्दनाक है। उस बच्ची आयशा पर जुल्म किया गया और इस कदर उसको परेशान कर दिया गया कि उसने जिंदगी खत्म कर ली। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि उस बच्ची पर जुल्म करने वालों को बर्बाद कर दे। ओवैसी ने कहा कि मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आप किसी भी मजहब के मानने वाले हो, लेकिन इस दहेज के लालच से दूर रहो। इस दहेज को खत्म करो। ये समझ लो कि बीवी पर जुल्म करना, उस पर हाथ उठाना और उससे पैसे मांगना मर्दानगी नहीं है। समझ नहीं आता कि क्या हो गया है। बच्चियों को मारकर मर्द बन रहे हो क्या? इंसानियत मर चुकी है। दुनिया की नहीं तो मरने के बाद की सोचिए कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। ओवैसी ने कहा कि एक पिता की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। दहेज के चलते कैसे लोग परेशान होते हैं। मैं कई ऐसे बुजुर्गों को जानता हूं जो जिंदगी के आखिरी वक्त में मेरा हाथ पकड़कर कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, कुछ इंतजाम करवा दो। उनके दर्द को समझो और इस दहेज को बंद करो। ओवैसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों से अच्छा बर्ताव करे। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि अपने रसूल की तो सुनिए। लोगों ने तारीफ की उनकी। और आयशा की मौत पर ओवैसी के इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। लोग इसका वीडियो शेयर करते हुए कह रहे हैं कि नेताओं को इस तरह सामाजिक मुद्दों पर स्पष्टता से बोलना चाहिए और लोगों को जगाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ वोट मांगने तक खुद को सीमित रखना चाहिए। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की बातों से आप कितना सहमत हैं और आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत को ऑफिस रिपेयर कराने के लिए नहीं मिल रहा कोई आर्किटेक्ट। बीएमसी पर लगाया गंभीर आरोप। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत ने एक बार फिर से बीएमसी पर निशाना साधा है। दरअसल कंगना ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया है कि बीएमसी की धमकियों की वजह से ही उन्हें मुंबई में अपने ऑफिस को फिर से बनाने के लिए कोई आर्किटेक्ट नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि बीएमसी के द्वारा ही कंगना के ऑफिस को तोड़ा गया था, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। कंगना का कहना है कि अब जो वो कोर्ट में बीएमसी से खिलाफ केस जीत चुकी हैं, तो भी उन्हें मुंबई में कोई आर्किटेक्ट काम कराने के लिए नहीं मिल रहा है। कंगना ने आरोप लगाया है कि बीएमसी ने ये धमकी दी है कि जो भी आर्किटेक्ट यहाँ काम करेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि 6 महीने पहले कंगना के ऑफिस पर बीएमसी ने कार्रवाई की थी। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को अवैध निर्माण करार देते हुए उसे तोड़ दिया था। कंगना ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि जब मैं कोर्ट में केस जीत गई तो कोर्ट ने बीएमसी मूल्यांकनकर्ता को मेरे दफ्तर में हुए नुकसान का आंकलन करने का आदेश दिया था, लेकिन कई महीनों तक कोई आया ही नहीं और पिछले हफ्ते उस टीम का दौरा हुआ, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई प्रतिक्रिया बीएमसी की तरफ से नहीं आई है। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि हज करने जाने वाले हर व्यक्ति को लगवाना होगा कोरोना का टीका। सऊदी की सरकार ने लिया फैसला। जी हम बात करें कि कोरोना काल में सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सऊदी सरकार ने हज यात्रा से पहले कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है। सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक निर्देश जारी किया है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस साल हज यात्रा के लिए देश में आने वाले को कोविड-19 वैक्सीन देना अनिवार्य है। वहीं इस नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों को हज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सऊदी के स्थानीय अखबार में छपी खबर के मुताबिक इस साल की हज यात्रा के लिए अनिवार्य शर्तों में वैक्सीन लगवाना सबसे मुख्य है। जो भी हज यात्रा के इच्छुक लोग हैं उनका वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर लिया गया है ताकि हज यात्रा सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। आपको बता दें कि मक्का में हज यात्रा इस्लाम का 5वां और अंतिम स्तंभ है। हर साल हज यात्रा के लिए दुनिया भर से लाखों लोग यहां जाते हैं। पिछले साल कोरोना काल की ही वजह से सऊदी ने हज यात्रा को रद्द कर दिया था। हालांकि बाद में सरकार ने सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों को हज करने की अनुमति दी। वहीं इन सबके बीच भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि हज 2021 की प्रक्रिया की घोषणा सऊदी हज मंत्रालय और उम्रा के निर्देश प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी।
और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आई जिसमें आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज। कहा सरकार पटेल स्टेडियम का नाम बदलने वाले ना सिखाएं हिंदुत्व। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को विधानसभा में बोलते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी लगातार हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठा रही है, लेकिन ये पार्टी सरदार पटेल के नाम पर बने स्टेडियम का नाम बदल देती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व और सरदार पटेल या सावरकर जैसे नेताओं से प्यार दिखावा है, ऐसे में वो हमारे हिंदुत्व पर सवाल ना ही करे तो बेहतर है। महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा हिंदुत्व और महापुरुषों पर खूब हक जताती है। सरकार वल्लभ भाई पटेल से लेकर वीडी सावरकर तक सबको वो अपना बताती है, लेकिन ये दिखावा है जो अब सामने भी आ गया है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं, हमने उनके नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा है। बीजेपी की सरकार ने तो गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल दिया, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। मुझे लगता है कि भारत की टीम एक भी मैच यहां अब नहीं हारेगी, क्योंकि स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रख दिया गया है। महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि सावरकर को लेकर बीजेपी बहुत प्रेम दिखा रही है। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के लिए 2 बार केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया, लेकिन ध्यान नहीं गया। बीजेपी बताए क्यों उनकी सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दे रही है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताते कि बंगाल चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर किया दावा। कहा 100 से ज्यादा सीटें जीती भाजपा तो छोड़ दूंगा चुनावी रणनीति बनाना। जी हां, आपको बताते कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, और अगर वैसे देखा जाए तो बंगाल में कांटे का मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही नजर आ रहा है। ऐसे में जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीत गई, मैं पॉलिटिकल रणनीति बनाना छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने टीएमसी के फिर से सत्ता में आने की बात कही है। आपको बता दें कुछ मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में 100 से अधिक सीटें जीतती है तो मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा, मैं आईपैक भी छोड़ दूंगा और मैं कुछ और करूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं ये काम बंद कर दूंगा, आज मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे फिर से किसी अन्य पॉलिटिकल कैंपेन में नहीं देख पाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम भले ही उत्तर प्रदेश में फेल हो गए, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी ने मुझे काम करने की स्वतंत्रता दी हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमें वो रिजल्ट नहीं मिले जो हम चाहते थे, लेकिन अगर ऐसा बंगाल में हुआ तो मैं ये स्वीकार करूंगा कि मैं चुनावी रणनीति बनाने के लायक ही नहीं हूं। बीजेपी का काम है खरीद फरोख्त करना। प्रशांत किशोर ने टीएमसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि बीजेपी वालों की यही तो रणनीति रही है कि वो अन्य दलों के नेताओं पर ही नजरें टिकाए रहते हैं। बीजेपी वाले विपक्षी दल के नेताओं को पैसे, पद, टिकट की पेशकश करते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उनमें से कुछ कहीं और चले गए हैं। तो दोस्तों बंगाल के चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की बातों से आप कितना सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हुए अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है, जिसमें गैस सिलेंडर के बढ़े दाम पर एक्टर प्रकाश राज का तंज। कहा सरकार को शर्म आनी चाहिए। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार में रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 4 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। सभी श्रेणियों के एपीजी के दामों में 1 मार्च से 25 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है, और गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की वजह इंटरनेशनल बाजार में एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी बताई गई है। रसोई के बड़े दामों पर कई नेता अभिनेता अपने रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं एक्टर प्रकाश राज ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि ये नागरिकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने रसोई गैस के बढ़े दामों का एक चार्ट
आज एक चार्ट भी शेयर किया है, जिसमें दिख रहा है कि विगत 3 महीने में गैस की कीमतों में 225 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। 25 फरवरी को 25 रुपए, 15 फरवरी को 50 रुपए और 4 फरवरी को 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। ये पहला मौका नहीं है जब प्रकाश राज ने मोदी सरकार को लेकर गुस्सा दिखाया है। प्रकाश राज मोदी सरकार के फैसलों पर आए दिन अपना तीखी प्रतिक्रिया बेबाकी से रखते आए हैं। बड़ी खबर बता दें जो कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर है। जी आपको बता दें कि दिल्ली में आप ही आप, बाकी सब साफ, 5 में से 4 सीटें जीत बोले केजरीवाल। ये तो एमसीडी चुनाव का ट्रेलर है। जी आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 5 सीटों पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने 5 में से 4 सीटों को अपने नाम किया है और इस शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य की जनता का धन्यवाद दिया। जीत के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब हैं। केजरीवाल जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 5 में से 4 सीट आपको देकर आज ये बता दिया कि वो आपके कामों से ज्यादा खुश हैं। आपको बता दें वहीं इस जीत के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के 15 साल के शासन से दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है और चाहती है कि झाड़ू लगाकर बीजेपी को नगर निगम से पूरी तरह साफ कर दिया जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगले साल होने वाले नगर निगम चुनावों में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने भाजपा में निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से भाजपा के पार्षदों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। पिछले 5 साल में जिस तरह से उनका निकम्मापन सामने आया है, बता दें कि आज आए परिणाम में आम आदमी पार्टी ने 5 में से 4 सीट अपने नाम किया है। वहीं कांग्रेस के खाते में सीट आई है 1 और वहीं भाजपा के हाथ निराशा लगी है। उसके सारे प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं कि देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि तेजी से बदल रहा है मौसम। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हम बात करें कि पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका असर कम ही दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अधिकांश हिस्सों में 3 और 4 मार्च को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही बुधवार को इन सभी जगहों पर बर्फीले तूफान की भी आशंका है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में गर्मी की तपिश से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। ये 5 मार्च से प्रभाव डालना शुरू कर देगा। इसके प्रभाव के कारण 6 से 8 मार्च तक क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 5 और 6 मार्च को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।